हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने चैनल धनराज कुमाऊं टीचर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की 5वीं क्लास है। अब पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है। तो दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन है, ये शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के प्रति ये उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करता है। बिल्कुल करता है दोस्तों। अब दोस्तों अपन बात करते हैं हमारे पहले ऑप्शन पर। पहले ऑप्शन में क्या करता है दोस्तों, मान लो अगर जिस शिक्षक को दोस्तों अगर क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है ना, जिस शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है दोस्तों, तो वो क्या कर सकता है दोस्तों, तो वो दोस्तों अपने शिक्षण में आने वाली समस्याओं का, यानी शिक्षण में आने वाली समस्याओं का सही ढंग से निदान कर सकता है दोस्तों। यानी सही अपने जो मान लो एक शिक्षक है दोस्तों, एक शिक्षक दोस्तों क्या करवा रहा है, एक जो अपनी कक्षा है उसमें क्या करवा रहा है दोस्तों, वो शिक्षण करवा रहा है। और दोस्तों अगर उसके सामने कोई समस्या आ रही है तो वो उसको क्या कर सकता है, दूर कर सकता है सही ढंग से। अब वो दूर दोस्तों, अब वो दूर मतलब उसको कब कर सकता है, जब दोस्तों उसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो वो उस समस्या को दूर कर सकता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, ये टीचरों की विद्यार्थियों के व्यवहारों में समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, एक शिक्षक को दोस्तों अगर इस शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा, तो दोस्तों वो अपने बालकों के अंदर दोस्तों क्या करता है, अपने बालकों के अंतर्गत दोस्तों एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है दोस्तों। उन बालकों का दोस्तों वो सर्वांगीण विकास कर सकता है दोस्तों, उन बालकों का दोस्तों वो सर्वांगीण विकास कर सकता है। तो इस प्रकार हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों वो एक बालकों का वो सर्वांगीण विकास कब कर पाएगा दोस्तों, जब उस शिक्षक को क्या होगा, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा, तो वो अपने बच्चों का क्या कर सकता है, सर्वांगीण विकास कर सकता है। उन्हें वो अपन मतलब क्या कर सकता है, वो उन्हें अपनी विधि से दोस्तों वो क्या कर सकता है, उन्हें वो ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकता है। लेकिन वो कब सिखा सकता है दोस्तों, जब उसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा। तो तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं असफलताओं को नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल नहीं करता दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। ये नज़रअंदाज करने वाली बात बिल्कुल गलत हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में यह कहता है कि अगर एक बच्चे की अगर कोई समस्या हो रही है, शिक्षा मनोविज्ञान में यह कहता है कि दोस्तों अगर कोई बच्चे के सामने कोई समस्या आ रही है, तो उसको दोस्तों उसको जो कारण है ना, उस कारण की दोस्तों अपन क्या करो, आप तत्काल खोज करो और उस समस्या को दूर करो जो बालक के साथ हो रही है। यानी दोस्तों अगर बालक के साथ कोई समस्या हो रही है तो उसके कारण को जानो, उसके कारण को जानो दोस्तों, उसके कारण को जानकर, उसके कारण को जानकर दोस्तों, उसके कारण को जानकर उस समस्या को दूर करो दोस्तों, उस समस्या को दूर करो, ये बात कहता है शिक्षा मनोविज्ञान तो। परंतु यहाँ ऑप्शन में ये क्या दे रखा है, ये नज़रअंदाज करने की बात कर रहा है। बिल्कुल दोस्तों नहीं, नज़रअंदाज नहीं, हमको उस समस्या को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उस समस्या को अपन को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए दोस्तों। वो भी कैसे दोस्तों, तत्काल यानी तुरंत उस समस्या को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए दोस्तों, छोड़ना नहीं चाहिए उस समस्या को बच्चों के साथ दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार हमारा ये तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है हमारा बिल्कुल ही गलत हो जाएगा दोस्तों। चौथा ऑप्शन क्या करता है दोस्तों, ये शिक्षकों को स्वयं को समझने में बिल्कुल मदद करता है दोस्तों, बिल्कुल करता है, शिक्षकों की दोस्तों मदद करता है शिक्षा मनोविज्ञान। यानी दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, अगर जिस शिक्षक को दोस्तों, अगर जिस शिक्षक को दोस्तों अगर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है ना, तो वह स्वयं एक शिक्षक है ना दोस्तों, अपने स्वयं के व्यवहार में बदलाव कर सकता है दोस्तों। कि मेरे अंदर क्या कमी है, कि मेरे अंदर क्या कमी है, कि मेरे अंदर क्या कमी है और मेरे अंदर क्या खूबी है, वो इन सब चीज़ों को मतलब जान सकता है दोस्तों, और अपने व्यवहार में वो एक परिवर्तन कर सकता है दोस्तों। एक शिक्षक को दोस्तों अगर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है तो वह अपने व्यवहार में बदलाव कर सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो एक शिक्षक दोस्तों अपने स्वयं को भी जान सकता है और अपने बच्चों को भी जान सकता है, और अपने शिक्षण में भी दोस्तों एक क्या कर सकता है, वो परिवर्तन कर सकता है और अपने व्यवहार में भी परिवर्तन कर सकता है। अब वो क्यों कर सकता है दोस्तों, क्योंकि उसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान जो विषय है ना, उस शिक्षा मनोविज्ञान का उसे क्या है दोस्तों,
उसे ज्ञान है तो वो अपने व्यवहार में खूब परिवर्तन कर सकता है दोस्तों, और बच्चों का वो सर्वांगीण विकास कर सकता है। अब अगर दोस्तों अगर जिस शिक्षक को क्या नहीं है, अगर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है तो अपने व्यवहार में बिल्कुल परिवर्तन नहीं कर सकता और बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया, मनोविज्ञान ने दोस्तों शिक्षा को क्या पाठ्यचर्या केंद्रित बना दिया, क्या शिक्षक केंद्रित बना दिया, क्या बाल केंद्रित बना दिया, क्या विषय केंद्रित बना दिया। अब देखो अपने देखो दोस्तों, जिस दिन से क्या ये एक शिक्षा मनोविज्ञान एक विषय के सामने आई है दोस्तों। अब शिक्षा मनोविज्ञान किसका हिस्सा है? शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों हमारे उस मनोविज्ञान की एक शाखा है दोस्तों, उस मनोविज्ञान की एक शाखा है, यानी दोस्तों यानी मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा जहाँ जहाँ हमारी शिक्षा को लेकर काम होता है, यानी दोस्तों जहाँ शिक्षा को लेकर खोजें होती रहती है, तो वो कौन सी शाखा है? वो मनोविज्ञान की एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। जहाँ शिक्षा को लेकर काम होता है वो कौन सी शाखा है? मनोविज्ञान की, शिक्षा मनोविज्ञान है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, जो हमारी शिक्षा मनोविज्ञान को आने के बाद हमारी शिक्षा कैसी हो गई दोस्तों? बाल केंद्रित हो गई। हमारी जो शिक्षा है ना वो कैसी हो गई? बाल केंद्रित हो गई। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ये हो गया दोस्तों कि एक बालक को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाना चाहिए, ना कि शिक्षक की मन मर्जी से शिक्षण करवाना चाहिए दोस्तों। यानी एक बालक को मतलब यहाँ एक बालक को सेंटर में रखकर शिक्षण करवाना चाहिए दोस्तों, एक बालक की क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाना चाहिए। तो दोस्तों आगे बाल केंद्रीय शिक्षा का मतलब क्या होता है? बाल केंद्रीय शिक्षा का मतलब होता है कि दोस्तों एक ये बालक है ना, इस बालक की क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाना चाहिए, नहीं बालक की क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इस बालक की क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाना चाहिए। ये बात कौन बोलता है? ये बात दोस्तों हमारा शिक्षा मनोविज्ञान बोलता है। और शिक्षा दोस्तों ये शिक्षा मनोविज्ञान आने के बाद ही हमारी शिक्षा क्या हुई दोस्तों? बाल केंद्रित हुई है। शिक्षा हमारी क्या होगी दोस्तों? बाल केंद्रित होगी, यानी बालक को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाना चाहिए, ना कि शिक्षक की मनमर्जी से शिक्षण करवाना चाहिए दोस्तों। एक बालक की क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाना ही क्या कहलाता है? बाल केंद्रीय शिक्षा होती है दोस्तों, वही तो बाल केंद्रीय शिक्षा होती है दोस्तों। और इस शिक्षा मनोविज्ञान के आने से पहले दोस्तों जो हमारी ये शिक्षा थी ना, वो हमारी कैसी शिक्षा थी? शिक्षक केंद्रित थी दोस्तों, यानी शिक्षक अपनी मन मर्जी से शिक्षण करवाता था दोस्तों बच्चे को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा। अब देखो दोस्तों कुछ बातें अपन पढ़ते हैं, यानी इस शिक्षा मनोविज्ञान के आने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ दोस्तों। शिक्षा एक विषय दोस्तों हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान के आने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ दोस्तों। इस शिक्षा मनोविज्ञान ने दोस्तों क्या बनाया? शिक्षा को दोस्तों बाल केंद्रित बनाया, यानी शिक्षा मनोविज्ञान ये कहती है कि हमें हमारे बच्चों को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाना चाहिए दोस्तों। क्या करवाना चाहिए? हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाना चाहिए। ये बात कौन कहती है? हमारी शिक्षा मनोविज्ञान कहती है। शिक्षा मनोविज्ञान हमें यह कहती है कि हमें बच्चों को शिक्षण करवाने के लिए नई नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए, नई नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये बात कौन कहती है? ये बात हमारी शिक्षा मनोविज्ञान कहती है, क्योंकि जहाँ शिक्षा को लेकर खोज होती रहती है वही तो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। और शिक्षा मनोविज्ञान हमारी ये कहती है कि ये 5वीं क्लास के बच्चे हैं तो उनका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, 7वीं क्लास के बच्चे हैं तो उनका पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। ये बात भी हमें कौन कहती है? शिक्षा मनोविज्ञान कहती है। शिक्षा मनोविज्ञान में यह कहती है कि अपन जब बच्चों को अगर शिक्षण करवाते हैं तो उनके लिए दोस्तों क्या करना चाहिए? सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। सहायक सामग्री कैसे हो गई दोस्तों? से जैसे तो टीवी हो गई दोस्तों, अपने टेप रिकॉर्डर हो गया दोस्तों, अपने श्याम पट हो गया दोस्तों, अपने चार्ट हो गया दोस्तों, अपने ये मॉडल हो गया दोस्तों। तो इन सभी सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए बच्चों को सिखाते समय दोस्तों। तो इससे क्या होता है? जो हमारे बच्चे हैं तो उनके सीखने की स्थिति क्या हो जाती है? इनकी सीखने की स्थिति दोस्तों क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है दोस्तों। और हमारा ये शिक्षा मनोविज्ञान ही कहता है कि एक शिक्षक अपनी जो ये अधिगम प्रक्रिया है ना, ये अधिगम प्रक्रिया वो उसको मतलब किस प्रकार सुधार सकता है, ये बात भी कौन कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान ही कहता है। और हमारा शिक्षा मनोविज्ञान ये बात कहता है कि एक शिक्षक को बच्चों का क्या करना चाहिए? सर्वांगीण विकास करना चाहिए। सर्वांगीण विकास का मतलब है कि दोस्तों सभी पक्षों का विकास करना चाहिए, जो मानसिक पक्ष हो गया, सामाजिक पक्ष हो गया, उसका जो ये भावात्मक पक्ष हो गया दोस्तों, एक दोस्तों हमारा क्रियात्मक पक्ष हो गया, यानी इन सभी जो ये पक्ष है ना तो उनका विकास करना ही क्या कहलाता है? सर्वांगीण विकास कहलाता है। अब देखो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात क्या कहता है शिक्षा मनोविज्ञान? ये कहता है
कि सभी बालकों की सीखने की क्षमता समान नहीं होती। शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि सभी बालकों के सीखने की क्षमता समान नहीं होती। सभी बालकों की सीखने की क्षमता समान नहीं होती, यानी सभी बालक है ना एक विधि से, जैसे मान लो दोस्तों ये मेरी कक्षा है, इस कक्षा में दोस्तों मान लो मेरे पास अगर 20 बच्चे, तो दोस्तों ये 20 बच्चे ना एक समान गति से नहीं सीख सकते हैं दोस्तों, एक विधि से ही नहीं सीख सकते हैं दोस्तों। यानी शिक्षा मनोविज्ञान में ये कहता है कि सभी बच्चों की दोस्तों सभी बच्चों की क्या हो दोस्तों, सीखने की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। सभी बच्चों का जो उनका जो है ना मानसिक विकास वो अलग अलग होता है दोस्तों। ये जो ना सभी बच्चों की ये बुद्धि है ना दोस्तों क्या होती है, अलग अलग होती है। अब देखो दोस्तों, एक बच्चा इसकी बुद्धि कम है, एक बच्चा इसकी बुद्धि क्या है दोस्तों, मतलब ये ज़्यादा है, तो दोस्तों उनके सीखने की क्षमता दोस्तों एक समान नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी बुद्धि एक समान नहीं होती। ये बात कौन कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान में ये बात कहता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान क्या काम करता है। शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों हमारी सहगामी क्रियाओं पर बल देता है। सहगामी दोस्तों अब क्या होती है सहगामी क्रिया, यानी दोस्तों अपने जो है ना इन बच्चों को दोस्तों खेल कूद के दोस्तों बच्चों को क्या करवाना चाहिए दोस्तों, खेल कूद करवाना चाहिए बच्चों को दोस्तों, क्या करवाना चाहिए, खेल कूद करवाना चाहिए दोस्तों। खेल कूद के साथ साथ दोस्तों बच्चों को वाद विवाद करवाना चाहिए, नहीं दोस्तों बच्चों को वाद विवाद भी करवाना चाहिए, और तो बच्चों को वाद विवाद करवाना चाहिए। और अपने स्कूल में दोस्तों खूब सारी प्रतियोगिता करवाना चाहिए दोस्तों, खेल कूद वाद विवाद दोस्तों, अपने बच्चों को तर्क वितर्क भी करवाना चाहिए दोस्तों। तो इससे क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। जो बच्चों को दोस्तों यानी जो है ना बच्चे के दोस्तों केवल इस जो ये ज्ञानात्मक जो है ना एक मतलब ज्ञानात्मक पक्ष पर ही बल नहीं देना चाहिए, यानी एक बच्चे के दोस्तों उसका सामाजिक विकास भी हो, उसका ये नैतिक विकास भी हो, उसका ये भावात्मक विकास भी हो दोस्तों। अब इन सभी पक्षों का विकास दोस्तों अपना जब भी हो सकता है जब बच्चे को ये सहगामी क्रियाएं भी करवाई जाए स्कूल, यानी बच्चे को दोस्तों क्या करवाना चाहिए, एक बच्चे को तो स्कूल में खूब खेल कूद भी करवानी चाहिए दोस्तों, यानी खेल कूद प्रतियोगिता भी करवाना चाहिए, वाद विवाद भी करवाना चाहिए, और बच्चे को अंताक्षरी भी करवाना चाहिए, और बच्चों को दोस्तों स्कूल में क्या करवाना चाहिए, एक शिक्षक को दोस्तों ये तर्क वितर्क भी करवाना चाहिए। तब जाकर दोस्तों एक बालक का सर्वांगीण विकास होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा आखिरी पॉइंट है दोस्तों, विद्यार्थी शिक्षक के संबंधों में बदलाव आया है। बिल्कुल आया है दोस्तों, यानी दोस्तों हमारे जिस दिन से क्या है दोस्तों, हमारी एक क्या है, एक जो हमारी शाखा है ना मनोविज्ञान की एक शाखा है, ये शिक्षा मनोविज्ञान के कारण क्या हुआ है दोस्तों, जो हमारी शिक्षक है ना दोस्तों, शिक्षक और विद्यार्थी दोस्तों, शिक्षक और विद्यार्थी होता है ना, तो इनके बीच में दोस्तों क्या है, प्रेम बढ़ा है दोस्तों, यानी शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में क्या होता है दोस्तों, यानी प्रेम बढ़ता है। यानी दोस्तों अब विद्यार्थियों को दोस्तों क्या होता है, अपन हमारे पहले की तरह दोस्तों विद्यालय में क्या होता है, अब पहले दोस्तों क्या होता था विद्यालय में दोस्तों, ये जो अपने बच्चे ना को खूब मारते पीटते थे दोस्तों, लेकिन परंतु शिक्षा मनोविज्ञान के आने के बाद एक शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य क्या हो गया दोस्तों, प्रेम मतलब दोस्तों खूब प्रेम बढ़ गया दोस्तों। अब बच्चे को दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों, हमारे स्कूल में ना मारते हैं और ना पीटते हैं दोस्तों। तो अब बच्चे और शिक्षक के मध्य क्या हो गया दोस्तों, यानी एक प्रेम बढ़ा है दोस्तों। और दोस्तों इस शिक्षा मनोविज्ञान के आने से पहले क्या होता था दोस्तों, एक शिक्षक क्या करता दोस्तों, वो अपने बच्चों के साथ क्या करता था दोस्तों, अपना ये बुरा बर्ताव करता था दोस्तों, यानी डंडे के साथ बात करता था बच्चों से दोस्तों। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों, अब दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान को आने के बाद दोस्तों क्या हो गया, यानी शिक्षक और उसका जो शिक्षार्थी है, शिक्षक और ये शिक्षार्थी है ना दोस्तों, उन दोनों के मध्य क्या हो गया दोस्तों, यानी प्रेम है, यानी दोस्तों ये प्रेम बढ़ गया उन दोनों के मध्य। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अपन अगर शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र दोस्तों क्या बालक है, क्या शिक्षक है, क्या पाठ्यक्रम है, क्या शिक्षण विधि। अब देखो दोस्तों एक बात बताऊं दोस्तों मैं आपको, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है दोस्तों, ये हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है दोस्तों, ये क्या हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है दोस्तों, ये क्या हमारा बालक है। तो दोस्तों इस बालक को, तो दोस्तों क्या होता है, जो ये बालक है ना दोस्तों, ये बालक है ना, इस बालक को लेकर ही दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान में काम होता है कि इस बालक का मैं सर्वांगीण विकास मतलब ये क्या होता है, मतलब ये किस प्रकार से कर सकता हूँ, या ये कौन सी विधि से सीखता है,
जैसे मतलब किस विधि से सिखाना चाहिए। दोस्तों यानी शिक्षा जो मनोविज्ञान का जो मतलब ये ना केंद्र बिंदु, वो केंद्र बिंदु क्या है दोस्तों, वो हमारा ये बालक होता है। इस बालक का मैं सर्वांगीण विकास किस प्रकार हो सकता है या कर सकता हूँ। यानी शिक्षा ये जो एक शाखा है ना दोस्तों, यानी अपने जो ये मनोविज्ञान की एक शाखा होती है, मनोविज्ञान की एक शाखा होती है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान। इस शिक्षा मनोविज्ञान में एक जो बालक होता है ना, उस बालक को लेकर काम होता है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, एक बालक को लेकर काम होता है दोस्तों। इस बालक का मैं सर्वांगीण विकास किस प्रकार कर सकता हूँ। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, एक बालक को लेकर बालक से जुड़ी शैक्षिक पक्षों के हर पहलू पर काम होता है। यानी एक दोस्तों ये बालक है, इस बालक का जो सामाजिक विकास मतलब किस प्रकार हो, इस बालक का जो नैतिक विकास हो वो किस प्रकार हो, इस बालक का जो क्रियात्मक विकास हो वो किस प्रकार हो, ये बात हमें कौन बताता है, शिक्षा मनोविज्ञान ही बताता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान में यह कहता है कि एक बालक का सर्वांगीण विकास किस प्रकार हो। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत दोस्तों क्या कहते हैं, एक जो ये बालक है ना, इस बालक पर क्या कहते हैं, प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। एक बालक का सर्वांगीण विकास किस प्रकार हो दोस्तों, ये बालक होता है, इसका जो सेंटर या मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु शिक्षा मनोविज्ञान का दोस्तों क्या होता है, ये बालक होता है। इस बालक का जो ये सर्वांगीण विकास मतलब किस प्रकार हो, इन सब चीज़ों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। यानी जो एक बालक है तो उसका सामाजिक विकास किस प्रकार हो, उसका ये नैतिक विकास किस प्रकार हो, जो उसका ये भावात्मक विकास किस प्रकार हो दोस्तों, उसका ये क्रियात्मक विकास किस प्रकार हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर जहाँ अध्ययन होता है या जिससे यानी मनोविज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं अपने, शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, पर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है दोस्तों, अध्यापक एक अनुदेशक के रूप में होता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। शिक्षा जो मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है दोस्तों, एक बालक होता है, एक बालक को लेकर काम करता है शिक्षा मनोविज्ञान। इस बालक का सर्वांगीण विकास किस प्रकार हो, इस बालक को मैं ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार सिखा सकता हूँ, ये बात कौन कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहता है। यानी इस बालक का मैं सर्वांगीण विकास किस प्रकार कर सकता हूँ, इन सब चीज़ों को लेकर कौन काम करता है, शिक्षा मनोविज्ञान काम करता है। ये मनोविज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें एक बालक पर खोज किया जाता है कि इस बालक का सर्वांगीण विकास किस प्रकार किया जा सकता है, इस बालक को ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार सिखाया जा सकता है, या फिर इसे अपन कौन सी विधि से सिखा सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी विधि से सिखा सकते हैं। इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें कौन देता है, शिक्षा मनोविज्ञान ही देता है। कि एक बालक के दोस्तों सभी बालक होते हैं ना, उन सभी बालकों की सीखने की क्षमता एक समान नहीं होती, ये बात हमें कौन कहता है, ये बात हमें शिक्षा जो मनोविज्ञान ही कहता है। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन देखते हैं। इसका अगला ऑप्शन क्या है दोस्तों, अगला ऑप्शन क्या है दोस्तों, अधिगमकर्ता एक व्यक्तिक रूप में होता है दोस्तों। अब दूसरे ऑप्शन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, दूसरे ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु यानी शिक्षा मनोविज्ञान का दोस्तों यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है ना, वो कौन है दोस्तों, एक विद्यार्थी होता है दोस्तों। एक विद्यार्थी को लेकर इसके अंतर्गत काम किया जाता है कि इस बालक का इस सर्वांगीण विकास यानी किस प्रकार हो। और दोस्तों ये क्या कहता है कि सभी बच्चों की सीखने की क्षमता एक जैसी नहीं होती। और दोस्तों ये हमारे बच्चों में क्या पाई जाती है, व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। यानी कोई भी दो बच्चे एक समान नहीं हो सकते सीखने की दृष्टि से या सामाजिक पक्ष की दृष्टि से या क्रियात्मक पक्ष की दृष्टि से। सभी बच्चों में क्या पाई जाती है, व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। दोस्तों ये बात कौन कहता है, हमें शिक्षा मनोविज्ञान कहता है। शिक्षण विधि एक व्यू रचना के रूप में या दोस्तों एक परिस्थिति एक वातावरण के रूप में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारे 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। यानी शिक्षा मनोविज्ञान में यह कहता है कि दोस्तों हमारे जो ये ना बच्चे, हमारे बच्चे हैं ना दोस्तों, हमारे बच्चे हैं ना, तो उनके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, हमारे ये जो हमारा ये बालक है ना, वो क्या है, उस शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है दोस्तों वो कौन है, हमारा बालक है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है, शिक्षा मनोविज्ञान का जो हमारा एक केंद्र बिंदु है वो कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी बाल केंद्रीय शिक्षा। वही अब शिक्षा मनोविज्ञान को आने के बाद यानी एक बालक की क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाना चाहिए एक शिक्षक को। ये बात कौन कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहता है। और अपन उसी चीज़ को क्या कहते हैं, बाल केंद्रीय शिक्षा कहते हैं। एक बालक की क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाना चाहिए,
ये बात कौन कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। यानी इसका जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु कौन हो जाएगा दोस्तों? वो एक बालक हो जाएगा। इसमें एक बालक से जुड़े यानी हर शिक्षा से जुड़े, एक बालक से जुड़े हर शैक्षिक पहलू का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है कि एक बालक का सामाजिक विकास किस प्रकार हो, एक बालक का ये नैतिक विकास किस प्रकार हो, एक बालक का जो ये क्रियात्मक विकास हमारा किस प्रकार अपन कर सकते हैं, एक बालक का सर्वांगीण विकास अपन किस प्रकार कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत काम होता रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, शिक्षा में मुख्य परिवर्तन शिक्षक केंद्रित से होना है। शिक्षा में मुख्य परिवर्तन शिक्षक केंद्रित से होना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा सही आंसर बताऊँ दोस्तों क्या हो जाएगा? यानी दोस्तों अगर एक शिक्षक दोस्तों अगर ये मानकर शिक्षण अगर वो करवाएगा कि अगर शिक्षा क्या है बाल केंद्रित है, तो वो बच्चों का सर्वांगीण विकास से कर सकता है दोस्तों। यानी एक शिक्षक को दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं शिक्षा किसको दे रहा हूँ? मैं शिक्षा दे रहा हूँ एक बालकों को। और शिक्षा क्या है दोस्तों? शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित होती है, यानी बच्चों की क्षमताओं को ध्यान में रखकर क्या करवाना चाहिए? शिक्षण करवाना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों एक शिक्षक को दोस्तों क्या, एक जो ये बच्चे दोस्तों, एक बच्चा है, क्या इसके ये माता पिता को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाना चाहिए दोस्तों? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये क्या है? अभिभावक दोस्तों, नहीं। यानी उसके ये माता पिता है ना, उस बच्चे के जो ये ना ये माता पिता, तो उनको बिल्कुल ध्यान में रखकर शिक्षण नहीं करवाना चाहिए दोस्तों। एक बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी एक शिक्षक को दोस्तों जो हमारा ये होता है ना, मतलब शिक्षा का जो ये ना ये क्या मुख्य केंद्र बोलते हैं, नहीं हमारा जो शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या हो जाएगा दोस्तों? छात्र हो जाएगा दोस्तों। हमें शिक्षा है ना, हमें शिक्षा दोस्तों किसको ध्यान में रखकर देना चाहिए? यानी शिक्षण हमें किसको ध्यान में रखकर करवाना चाहिए? एक बालक की क्षमताओं को, या एक बालक को, या फिर दोस्तों एक छात्र को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाना चाहिए। एक छात्र की क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाना चाहिए। ये बात हमें कौन कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहता है। और जो ये शिक्षा मनोविज्ञान का जो हमारा ये केंद्र बिंदु होता है दोस्तों, वो केंद्र बिंदु कौन होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु दोस्तों हमारा एक छात्र होता है दोस्तों, क्योंकि हमें उस छात्र की क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाना चाहिए दोस्तों। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों अपन। चलो, हाँ, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के प्रति यानी मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? यानी जिस दिन से दोस्तों हमारा शिक्षा मनोविज्ञान आया है, तो उस दिन से शिक्षा में क्या क्या बदलाव हुआ है दोस्तों? बिल्कुल ये बात पूछना चाहता है ये क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। तो देखो दोस्तों, शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, बिल्कुल दोस्तों ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। व्यक्तिगत गुणों के आधार पर विद्यार्थियों का विभाजन करना चाहिए, शिक्षार्थियों का विभाजन होना चाहिए। ये बात भी मैं बिल्कुल कहता है शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों। क्या कहता है दोस्तों? ये क्या कह रहा है दोस्तों? तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान का दोस्तों ये काम है। ये परंतु क्या पूछ रहा है दोस्तों? ये पूछ रहा है कि इस शिक्षा मनोविज्ञान का दोस्तों इस शिक्षा में क्या योगदान है, यानी हमारे शिक्षण में क्या योगदान है। यानी दोस्तों अगर एक शिक्षक को दोस्तों क्या है, अगर उसको क्या है इस शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है ना, अगर एक शिक्षक को दोस्तों क्या है, अगर उसको इस शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है ना दोस्तों, तो वो क्या कर सकता है? तो दोस्तों वो अपनी शिक्षा में दोस्तों क्या कर सकता है? वो सुधार कर सकता है दोस्तों, यानी एक अच्छी शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकता है। ये क्या पूछ रहा है दोस्तों? अब देखो दोस्तों, ये क्या पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है दोस्तों, यानी शिक्षा में क्या बदलाव आया दोस्तों? इसलिए ये मनोविज्ञान को आने के बाद, या दोस्तों फिर इस शिक्षा मनोविज्ञान को आने के बाद दोस्तों हमारी शिक्षा में क्या बदलाव आया? तो दोस्तों ये हमारा है ना, ये शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों हमारे ये शिक्षण की क्या करता है? नई नई विधियों की खोज करता है दोस्तों। ये नई नई विधियों की खोज करता है। वैसे दोस्तों इसमें हमारे ये पहला आंसर भी सही है, ये दूसरा भी सही है, ये तीसरा भी सही है, और ये चौथा भी सही है दोस्तों। ये सब काम है ना, ये सब काम शिक्षा मनोविज्ञान में होते हैं। लेकिन दोस्तों ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है दोस्तों, नहीं ये पूछ रहा है इस शिक्षा में क्या बदलाव आया दोस्तों, नहीं
यहाँ देखो दोस्तों ऊपर ये क्या पूछ रहे हैं, नहीं ये शिक्षा से जुड़ा पॉइंट पूछ रहा है दोस्तों। यानी एक शिक्षक को अगर अगर उसको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो दोस्तों वो क्या कर सकता है, तो दोस्तों वो ठीक ढंग प्रकार से एक शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकता है। यानी वो बच्चों के लिए एक अच्छी से अच्छी शिक्षण विधि का प्रयोग हो सकता है दोस्तों, कर सकता है दोस्तों। एक शिक्षक क्या कर सकता है दोस्तों, अच्छी शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर एक शिक्षक को दोस्तों क्या है, अगर उसको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है तो दोस्तों वो अपनी शिक्षा के बारे में पूछ रहा है दोस्तों यहाँ, तो वो अपनी शिक्षा में क्या कर सकता है दोस्तों, तो वो अपनी शिक्षा में क्या कर सकता है, एक वो ये उचित शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकता है दोस्तों। बिल्कुल कर सकता है, वो उचित शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों इसमें ये चौथा ऑप्शन क्यों सही हो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये देखो ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, यानी एक यानी शिक्षा में क्या बदलाव आया दोस्तों, यानी शिक्षा में क्या बदलाव आया दोस्तों, तो यानी शिक्षा में दोस्तों क्या बदलाव आया दोस्तों, वो शिक्षा में क्या करता था दोस्तों, वो अपनी शिक्षण विधि यानी अपने जो वो उसके जो ये शिक्षण करवाने का मतलब वो है ना तरीका है ना, उसमें चेंज हो गया दोस्तों, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। एक शिक्षक के जो उसके व्यवहार ना, तो उसके व्यवहार में क्या हो गया दोस्तों, अब परिवर्तन हो गया दोस्तों। अब दोस्तों एक शिक्षक क्या करता है दोस्तों, अपने जो उसके बच्चे होते हैं ना दोस्तों, तो उन बच्चों को शिक्षण देने के लिए वो क्या करता है दोस्तों, नई नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है दोस्तों अपने बच्चों को सिखाने के लिए। नहीं वो नए नए तरीके अपनाता है रोज़ अपने बच्चों को शिक्षण करवाने के लिए। नहीं तो दोस्तों ठीक है ना, ये फ़ायदा है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का दोस्तों। यानी ये जब से हमारी शिक्षा मनोविज्ञान आई है दोस्तों, जब से हमारी शिक्षा मनोविज्ञान आई है तो हमारी शिक्षा क्या हो गई दोस्तों, बाल केंद्रित हो गई दोस्तों। यानी बाल केंद्रित हो गई, यानी दोस्तों ये एक बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देते हैं। यानी एक बालक का विकास किस प्रकार हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ये बात कौन कहता है, हमें शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों ये खोज करता है कि एक बालक का विकास किस प्रकार हो सकता है, बिल्कुल अपने ज़्यादा से ज़्यादा। और एक शिक्षक को दोस्तों इन बच्चों को सिखाने के लिए नई नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, ये बात भी कौन कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहता है। अब दोस्तों यहाँ अपने वो क्या पूछ रहा है कि वो उसकी जो शिक्षा है ना, शिक्षा के बारे में पूछ रहे हैं दोस्तों, या शिक्षा में मतलब क्या बदलाव आया दोस्तों इस मनोविज्ञान के कारण है ना दोस्तों, शिक्षा में क्या परिवर्तन है। तो दोस्तों एक शिक्षक वो क्या कर सकता है, नई नई विधियों का प्रयोग मतलब करना सीख गया है दोस्तों, क्योंकि उसे क्या है, उसे उस शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला हो जाएगा दोस्तों, अगला चलो दोस्तों, क्या क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास की विभिन्न स्तरों पर हमको उसकी योग्यता और सीमाओं से परिचित कराता है। बिल्कुल कराता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये किस प्रकार कराता है, ये बात मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। जैसे दोस्तों मान लो मेरे पास एक बच्चा है दोस्तों, ये 5 साल का बच्चा है दोस्तों, तो मैं शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों ये बात कहता है कि जो ये बच्चे ना, तो इस बच्चे का जो मानसिक विकास कितना हो गया, एक बच्चे का मानसिक विकास मतलब जो 5 साल का बच्चा होता है ना, तो उसकी जो ये सीखने की गति मतलब उसकी मतलब कितनी होती है, और उसका जो ये मानसिक विकास कितना हो गया, और उसका ये सामाजिक पक्ष का विकास कितना हो गया, तो इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें कहाँ से होता है, शिक्षा मनोविज्ञान से होता है। जैसे मान लो दोस्तों मेरे पास एक 7 साल का बालक है, तो उससे मतलब शिक्षण करवाने के लिए ये कौन सी विधि सही रहेगी, ये बात भी हमें कौन बताता है, शिक्षा मनोविज्ञान बताता है दोस्तों। एक मेरे पास दोस्तों मान लो 8 साल का बच्चा है, एक दोस्तों मेरे पास मान लो ये कितना साल का बच्चा है, ये 16 साल का बच्चा है दोस्तों। तो इन दोनों को जो सिखाने के लिए क्या होती है दोस्तों, एक विधि नहीं हो सकती दोस्तों, अलग अलग विधि होगी दोस्तों इन बच्चों को शिक्षण करवाने के लिए। तो इन बातों का ज्ञान भी हमें कहाँ से होता है, ये हमें इस शिक्षा मनोविज्ञान से होता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, जैसे मान लो दोस्तों हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है, हमारा शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों में क्या कहता है, वो कहता है कि दोस्तों एक बच्चे की जो ये मतलब सीखने की क्षमता होती है, वो जो ये प्रारंभ के यानी 0 से 2 वर्ष में दोस्तों बच्चे क्या होते हैं दोस्तों, वो मतलब सर्वाधिक सीखते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों 6 से लेकर ये 12 साल के बच्चे हैं, तो उनके जो ये सीखने की गति होती है वो दोस्तों बिल्कुल कम हो जाती है दोस्तों। लेकिन वो बिल्कुल दोस्तों ये फुल या अधिक मात्रा में दोस्तों वो कहाँ सीखते हैं, वो अधिक। ठीक है ना दोस्तों,
तो दोस्तों ये ज्ञान हमें कहाँ से होता है? ये ज्ञान दोस्तों में शिक्षा मनोविज्ञान से होता है। शिक्षा मनोविज्ञान हमें यह कहता है कि दोस्तों जो हमारी ये बालक है ना, बालक है, जैसे मान लो ये दोस्तों ये 6 साल का बालक है, ये 12 साल का बालक है, तो इन बालकों को सिखाने का तरीका दोस्तों क्या होगा? अलग अलग तरीका होगा दोस्तों, क्योंकि उनकी बुद्धि दोस्तों एक समान नहीं है, उनकी आयु एक समान नहीं है। ये बात भी हमें कौन बताता है? शिक्षा मनोविज्ञान ही बताता है। अब देखो दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्ष परिस्थितियों तक सीमित नहीं है दोस्तों। ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान हमें ये बताता है कि दोस्तों एक जो ये बच्चा है ना दोस्तों, एक बच्चा है दोस्तों, तो उसके साथ अपने घर पर कैसा व्यवहार होना चाहिए दोस्तों, और उसका जो समाज है वो समाज अपने बच्चों के साथ को दोस्तों, अपने बच्चे तो उनके साथ यानी किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए दोस्तों, यानी वो एक शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों ये क्या है दोस्तों? ये एक व्यापक है, यानी ये केवल उनके अपने यानी इस ज्ञानात्मक पक्ष की बात ही नहीं करता शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों, वो एक बालक के सभी पक्षों की बात करता है शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों, यानी वो केवल कक्ष तक सीमित नहीं है। हमें शिक्षा मनोविज्ञान ही तो कहता है कि दोस्तों एक बालक के साथ घर पर कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक जो उसके परिवार वाले सदस्य हैं उनके द्वारा, है ना, उस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए दोस्तों, और उसके समाज वाले के द्वारा जो उसका समाज है वो कैसा व्यवहार करना चाहिए समाज वालों के द्वारा दोस्तों। अपने जो समाज है ये समाज उस बच्चे के लिए मतलब क्या क्या कर सकता है दोस्तों, इन सब चीज़ों का ज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान से होता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों एक केवल उसके इस कक्ष तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों एक बालक के शिक्षा से जुड़े हर पहलू की बात करता है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों आगे शिक्षा, ये क्या हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम सिद्धांतों एवं नियमों को स्थापित करता है दोस्तों। क्या करता है? ये बिल्कुल करता है दोस्तों। शिक्षा जो हमारा शिक्षा ये ना, ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? सीखने के नए नए तरीकों की खोज होती रहती है, सीखने के यानी अपने बालकों को सिखाने के लिए नई नई विधियों की खोज दोस्तों कहाँ होती रहती है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होती रहती है। उसके अंतर्गत दोस्तों नए नए नियम और नए नए सिद्धांतों की खोज होती रहती है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होती रहती है दोस्तों। यानी अपने ये जो बच्चे हैं ना, उन बच्चों को सिखाने के लिए नई नई विधियों की खोज कहाँ होती रहती है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होती है। शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों जो काम है ना, मेन उद्देश्य वो क्या है दोस्तों? एक ये बच्चा है ना दोस्तों, तो इस बच्चे का दोस्तों जो हमारा सर्वांगीण विकास दोस्तों, मतलब ये किस प्रकार हो सकता है, ये किसका काम है दोस्तों? ये शिक्षा मनोविज्ञान का काम है। शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए ये क्या करती है दोस्तों? ये नई नई शिक्षण विधियाँ खोजती रहती है, ठीक है दोस्तों। चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बतलाती है दोस्तों। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। अब देखो ये क्या दे रखा है दोस्तों, ये क्या दे रखा है दोस्तों? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। शिक्षा जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है ना, शिक्षा मनोविज्ञान का मेन उद्देश्य है दोस्तों कि एक बच्चे को अपने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब किस प्रकार सिखा सकते हैं, या एक जो बच्चा है ना इसका सर्वांगीण विकास अपन किस प्रकार कर सकता है, ये बात कौन बताता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जो मेन उद्देश्य होता है, मेन टारगेट होता है, ये वो होता है कि दोस्तों कि एक बच्चे को मैं सही ढंग से शिक्षा किस प्रकार दे सकता हूँ दोस्तों, ये बात कौन बताता है? शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। जबकि यहाँ क्या है दोस्तों? यहाँ देखो ऑप्शन में क्या दोस्तों? नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्या है दोस्तों हमारा? दोस्तों ये क्या है? ये प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है दोस्तों। इसमें दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? यानी दोस्तों हमारे जो क्या है, जो हमारे ये विद्यार्थी होते हैं ना, विद्यार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य क्या है? यानी ये क्या कर रहा है? पहला ऑप्शन है कक्षा शिक्षण की युक्ति सिखाना। बिल्कुल दोस्तों ये हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का बिल्कुल टारगेट है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान में यह कहता है कि हमारे जो बच्चे हैं इन बच्चों को शिक्षण कौन सी विधि से करवाना चाहिए,
बच्चों को शिक्षण कौन सी विधि से होना चाहिए। इस बात का ज्ञान हमें कहाँ से होता है, शिक्षा मनोविज्ञान से होता है। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षण के विभिन्न विभिन्न ये पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि यानी सूझ पैदा करना, बिल्कुल दोस्तों ये भी हमारे शिक्षा मनोविज्ञान का काम है कि दोस्तों हमें ये शिक्षा हमारा शिक्षा मनोविज्ञान ही बताता है। दोस्तों हमारा शिक्षा मनोविज्ञान बताता है कि हम है ना दोस्तों कि एक शिक्षक है ना दोस्तों कि एक शिक्षक को दोस्तों कि एक शिक्षक को बालकों के साथ होने वाली समस्याओं को वो किस प्रकार दूर कर सकता है। एक बालक का सामाजिक विकास वो किस प्रकार कर सकता है, या फिर वो इसको कौन सी तरीके से कर सकता है। एक बालक का सामाजिक विकास वो किस तरीके से हो सकता है, कर सकता है शिक्षण के विभिन्न पक्षों के प्रति। यानी एक शिक्षक को ये बात कौन बताता है कि दोस्तों ये बात हमें वो शिक्षा जो मनोविज्ञान बताता है कि दोस्तों एक बालक अपने शिक्षण को दोस्तों एक शिक्षक है ना अपने शिक्षण को दोस्तों अधिक प्रभावशाली कैसे बना सकता है। दोस्तों ये बात भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान ही बताता है। उसे एक शिक्षक को क्या करता है, ये एक शिक्षक को दोस्तों ये नई विधियाँ देता है। दोस्तों नई विधियाँ देता है बच्चों को सिखाने की दोस्तों, यानी एक सूझ पैदा करता है एक शिक्षक के अंतर्गत कि वो अपने उस शिक्षण में किस प्रकार बदलाव कर सकता है। दोस्तों ये बात भी कौन बताता है, एक शिक्षा मनोविज्ञान ही बताता है एक शिक्षक को। तो दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं अपन। छात्रों की समस्याओं, व्यवहार एवं आवश्यकताओं के प्रति अंतर्सूझ विकसित करना। बिल्कुल दोस्तों ये मेन उद्देश्य है शिक्षा मनोविज्ञान का। मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों, एक छात्रों के साथ जो समस्याएं हो रही है, एक छात्रों का विकास यानी किस प्रकार हो सकता है, उनका जो ये सामाजिक व्यवहार किस प्रकार होगा, एक बच्चों को जो सिखाने का जो तरीका है वो कौन सा सही रहेगा, इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें कौन बताता है, शिक्षा मनोविज्ञान ही बताता है। अब देखो चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों। चौथा ऑप्शन है दोस्तों शिक्षण यानी शिक्षण प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान डिजाइन तैयार करना। बिल्कुल दोस्तों ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का काम है। बिल्कुल दोस्तों ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का काम है, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का काम है, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का काम है, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का काम है। परंतु ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये पूछ रहा है छात्रों के लिए क्या उपयोगी शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों ये पूछ रहा है यानी यह पूछ रहा है ये प्रशिक्षणार्थियों का मतलब हो गया दोस्तों, यानी हमारे जो है ना विद्यार्थी, ये दोस्तों ये हमारे विद्यार्थियों के बारे में पूछ रहा है, यानी हमारे विद्यार्थियों के बारे में हमारा ये तीसरा ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी अगर एक शिक्षक को दोस्तों क्या है, अगर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है तो वो अपने छात्रों की समस्याओं को दूर कर सकता है, अपने छात्र की समस्याओं के कारणों को जानकर उन्हें दूर कर सकता है और अपने छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सकता है और अपने छात्रों के साथ होने वाली समस्याओं को दूर कर सकता है और अपने छात्रों को व्यवहार में बदलाव कर सकता है। ये क्या पूछ रहा है, विद्यार्थियों के साथ एक शिक्षक क्या क्या बदलाव कर सकता है अगर उसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान हो तो अगर एक शिक्षक को दोस्तों इन सब चीज़ों का ज्ञान होगा, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा, तो वो इन सभी ये जो पक्ष है विद्यार्थी के तो क्या कर सकता है, इन सब पक्षों में क्या कर सकता है दोस्तों, वो खूब बदलाव कर सकता है। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, आपको धन्यवाद दोस्तों, आपका अपने इस क्लास को देखा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ठीक है दोस्तों।